नमस्कार। आज हम ध्वनि सिद्धांत को पढ़ते हैं। काव्य शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों में ध्वनि सिद्धांत सबसे प्रबल और महत्वपूर्ण है। रस के बाद यदि किसी सिद्धांत का नाम लिया जाए तो वह ध्वनि सिद्धांत है। आनंदवर्धन को इस सिद्धांत के प्रवर्तन का श्रेय है। उन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ध्वन्यालोक में इस सिद्धांत का पूर्ण विवेचन करते हुए कहा, काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुद्धेरय समन्नात् पूर्वः। अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है और ऐसा पूर्ववर्ती विद्वान भी कह चुके हैं। इसका अर्थ है कि आनंदवर्धन से पूर्व भी कुछ विद्वानों ने ध्वनि के बारे में कहा होगा, पर वो हमें नहीं मिलता। अतः हम आनंदवर्धन को ही ध्वनि के सिद्धांत के प्रवर्तन का श्रेय देते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनन इति ध्वनि, जो व्यंग्य को प्रकाशित करे, अर्थात जिससे व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो, वह ध्वनि है। आनंदवर्धन ने ऐसा कहा, यथार्थ शब्दों वा तमर्थ मुप सर्जनी कृत स्वार्थो व्यक्तम काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सुरभि कथिता। अर्थात जहां पर कोई शब्द उसका अर्थ अपने वाचार्थ को छोड़ दे और संकेतित अर्थ को व्यक्त करे, वैसे विशिष्ट व्यंजना युक्त काव्य को ही विद्वान ध्वनि कहते हैं। मतलब व्यंजना युक्त काव्य ही ध्वनि है। अब शब्द शक्ति, यहां एक बात आई कि व्यंजना शब्द शक्ति या व्यंजना को उन्होंने महत्व दिया। व्यंजना क्या है, इसको समझते हुए कहेंगे कि शब्दार्थ संबंध शक्ति, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को बताने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। और ये ऐसी शब्द शक्तियां तीन होती है। एक है ऐसी शक्ति जो वाक्य का सामान्य अर्थ बताए, कोशगत अर्थ बताए, उसका लोकगत अर्थ बताए, वो अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरी, मुख्यार्थ में जब बाधा हो और उसके निकट का अर्थ लिया जाए, उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। और उसको बताने वाले शब्द शक्ति को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मम्मट विद्वान है जो कहते हैं मुख्यार्थ बाधे तद योगी, मुख्यार्थ में बाधा होने से उसके योग से जो अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है वो लक्ष्यार्थ है। इसी प्रकार प्रतीयमान अर्थ या संकेतित अर्थ या झलकने वाला अर्थ या प्रकट होने वाला अर्थ, जो तीसरा अर्थ है, उसको अर्थ को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं और उस शब्द शक्ति को हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इस प्रकार व्यंजना शब्द को जो आनंदवर्धन ने कहा है वो व्यंजना शब्द शक्ति है। और कुल मिलाकर निष्कर्ष पाते हैं कि व्यंग्यार्थ को ही ध्वनि कहते हैं। ये हुआ ध्वनि क्या है, व्यंग्यार्थ ध्वनि है। इतना समझ में आने के बाद आगे बढ़ते, आगे आनंदवर्धन और कहते हैं कि प्रतीयमानम पुनर्नय देव वस्तत्व वस्ति वाणीषु महाकवि नाम यततः प्रसिद्धा वह वातिरिक्तम विभाति लावण्य मिवांग नासु। उन्होंने इस पंक्ति में कहा कि जहां शब्द और अर्थ अपने अर्थ को छोड़कर किसी व्यंग्यार्थ की प्रतीति करने लगता है, वहां ध्वनि होती है। मतलब शब्द और अर्थ के मूल अर्थ को छोड़ दे और व्यंग्यार्थ की प्रतीति करे, वहां ध्वनि होती है। ध्वन्यार्थ या व्यंग्यार्थ से काव्य के सौंदर्य में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और वह काव्य की श्री में, शोभा में इसी प्रकार झलकता है जिस प्रकार सुंदर स्त्रियों में लावण्य की झलक मिलती है, ऐसा उसने कहा। अब आगे बढ़ते, ये ध्वनि क्या है और ये कहां से लिया गया है। ये जो ध्वनि शब्द है वो व्याकरण से आया है और व्याकरण के दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत है स्मरणवादी सिद्धांत। स्मरणवादी सिद्धांत है कि कोई शब्द हम बोलते हैं तो हम उसके वर्णों को स्मरण करते हैं और उच्चारण करने के बाद हम याद करते हैं कि पहला वर्ण कौन सा था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन था, और फिर उनको एक क्रम में लगाते हैं और शब्द को
उस हिसाब से उसका अर्थ लगाते हैं। कै मैं ले बोलने के बाद पहला याद करते हैं कि पहला मैं कै बोला था, फिर मैं बोला था और फिर ले बोला था। ये स्मरणवादी सिद्धांत है। दूसरा है स्फोटवादी सिद्धांत। स्फोटवादी सिद्धांत में जब कोई शब्द बोल देते हैं तो अंत वाला वर्ण जैसे ही उच्चरित हो तो एक स्फोट होता है, एक आवाज होती है, एक ध्वनि होती है, एक नाद होता है, और उसके बाद उल्टे क्रम से हम पहले वर्ण की ओर जाते हैं। जैसे कमल में ले, फिर मैं और कै की ओर बढ़ेंगे, और जैसे ही कै तक बढ़ेंगे फिर हमें पूरा शब्द ध्यान में आएगा और वो शब्द होगा कमल, और उससे हम अर्थ की प्रक्रिया ले लेंगे। ये है स्फोट। और इस स्फोट में जो अंतिम रूप से जो स्फोट हुआ उसके बाद हमें पता चला कि अब हमें यहां रुकना था और ये एक शब्द हुआ। ये स्फोटवादी सिद्धांत जो है उससे हम कहेंगे कि यह ध्वनि के रूप में इस्तेमाल हुआ है। वास्तविक प्रसंग ज्ञात होने पर ही हमें संकेतित अर्थ पता लगता है। ये ध्वनि का मूल बात है, व्यंग्यार्थ के मूल बात है, उसी से ध्वनित होता हुआ अर्थ समझ में आता है। ये स्फोट और ध्वनित अर्थ की बात हुई। अब आता है कि ये जो ध्वनि है इसके भी कई भेद उपभेद आगे विद्वानों ने किए हैं। दो प्रमुख भेद हैं इसके, वो इस प्रकार है। एक है लक्षणामूला, या उसी लक्षणामूला का दूसरा नाम है अविवक्षित वाच्य ध्वनि, और दूसरी है विवक्षित वाच्य ध्वनि यानी अभिधामूला। पहले अविवक्षित वाच्य या लक्षणामूला को थोड़ा सा देखते हैं। अविवक्षित वाच्य में क्या है कि व्यंग्यार्थ तो लिया जाएगा ही, पर व्यंग्यार्थ से पूर्व अभिधा का अर्थ नहीं होगा, वाच्यार्थ बिल्कुल नहीं होगा, लक्षणा का अस्तित्व हो सकता है। हम लक्षणा से व्यंग्यार्थ की ओर बढ़ेंगे। या इसको दूसरी तरह से समझे कि मुख्यार्थ में बाधा होगी, बाद में हम लक्षणामूला व्यंजना से व्यंग्यार्थ को प्राप्त कर लेंगे। इसके भी दो भेद कर दिए। एक है अर्थांतर संक्रमित वाच्य और दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। अर्थांतर संक्रमित वाच्य के लिए ये कहना है कि इसमें क्षण भर के लिए हम वाच्यार्थ लेंगे और फिर तत्काल व्यंग्यार्थ में सरक जाएंगे। वापस देखिए, अर्थांतर संक्रमित, तो अर्थांतर संक्रमित में क्षण भर के लिए वाच्यार्थ लिया और फिर तुरंत व्यंग्यार्थ में सरक गए, व्यंग्यार्थ में चले गए। दूसरा हुआ अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। इसमें क्षण भर के लिए भी वाच्यार्थ नहीं लिया, सीधा व्यंग्यार्थ ही लेना है। ये हुआ अविवक्षित वाच्य या लक्षणामूला ध्वनि। दूसरा भेद हुआ विवक्षित वाच्य ध्वनि या अभिधामूला ध्वनि। यहां वाच्यार्थ को लेना है और उसके उपरांत व्यंग्यार्थ को लेना है। पहले वाले में तो वाच्यार्थ को लेना ही नहीं था, इसमें वाच्यार्थ को लेना है, उसके बाद व्यंग्यार्थ को लेना है। इसके भी दो भाग हैं, दो भेद है। पहला है असंलक्ष्य कर्म व्यंग्य और दूसरा है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य क्या है, पहले इसको देखते हैं। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य में है कि जहां वाच्यार्थ भी लेना है और पूरी तरह से उसको लेना जरूरी भी है और उसके बाद व्यंग्यार्थ लेना है, और दोनों का क्रम स्पष्ट है कि पहले इसको लिया है और बाद में इसको लिया है। पहले वाच्यार्थ को लिया है, वाच्यार्थ लेने के बाद फिर व्यंग्यार्थ को लिया है। वाच्यार्थ भी जरूरी था। संलक्ष्य क्रम ध्वनि, संलक्ष्य क्रम ध्वनि में वाच्यार्थ लिया है, वाच्यार्थ लेने के बाद व्यंग्यार्थ लिया है, दोनों का क्रम स्पष्ट है। असंलक्ष्य क्रम ध्वनि, उसमें क्या है कि वाच्यार्थ को भी लिया है और व्यंग्यार्थ को भी लिया है, पर दोनों का क्रम स्पष्ट नहीं है कि कब किसको लिया है, एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। दोनों को लेना है परंतु दोनों का क्रम स्पष्ट नहीं है। ये हुआ असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ये हुए ध्वनि के दो भेद, और भी उसके उपभेद है, उन पर जाना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। आनंदवर्धन के इस ध्वनि सिद्धांत की महत्ता क्या है, इस पर बात करते हैं। आनंदवर्धन ने अन्य सिद्धांतों को आत्मसात करके तीन प्रकार की ध्वनियां बताई, एक रस ध्वनि, एक वस्तु ध्वनि और एक अलंकार ध्वनि। इस प्रकार जो है दूसरे सिद्धांत थे उनको अपने अंदर समाहित करने का, समाहार करने का प्रयास किया।
आगे चलकर आनंदवर्धन के बाद इसी सिद्धांत को और सबल बनाने का प्रयास किया अभिनव गुप्त ने। उन्होंने जो ध्वन्यालोक थी उसकी टीका लिखी और वो नाम था लोचन, नाम से उनकी टीका लिखी और ध्वनि संप्रदाय को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि जो रस ध्वनि है वो श्रेष्ठ है और रस को ध्वनित होता हुआ बताया और रस और ध्वनि का संबंध उन्होंने स्थापित किया। रस और ध्वनि में एक संबंध बताया। ये आनंद अभिनव गुप्त की एक महत्वपूर्ण देन आगे चलकर सामने है। और उसके बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो बाकी चीजें हैं जैसे अलंकार है, रीति है, वक्रोक्ति है, वो सारे बाह्य उपादान मात्र है, सौंदर्य आधायक चीजें हैं, वो काव्य के लिए शरीर के देह चीजें हैं, शरीर तत्व हैं। इस प्रकार अभिनव गुप्त ने इसको और महत्ता बढ़ा दी। संक्षेप रूप से हम ध्वनि के बारे में कहें तो दोबारा से सुनते हैं तो यह है कि ध्वनि काव्य की आत्मा है ध्वनि सिद्धांत के हिसाब से। व्यंग्यार्थ या ध्वनि के अनुपात में काव्य की 3 कोटियां भी निर्धारित की गई हैं। एक उत्तम काव्य जो ध्वनि काव्य है, उसमें ध्वनि प्रधान है। एक मध्यम काव्य है जिसमें गुणीभूत व्यंग्य काव्य जिसमें ध्वनि मध्यम रहती है और तीसरा अधम काव्य जिसको उन्होंने चित्र काव्य के नाम से दिया। ये संक्षेप रूप में बात ध्वनि के बारे में आई है। अभिनव गुप्त के बाद भी और विद्वान जो आए जैसे मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने भी इस सिद्धांत में कुछ जोड़ा बढ़ाया। महत्व इस सिद्धांत का यह है कि आगामी आचार्य जो आए उन्होंने ध्वनि और रस में समन्वय करने का प्रयास किया। रस को भी उन टाल न सके, इनकार न कर सके और ध्वनि को भी नकार न सके। अलंकार, रीति और वक्रोक्ति औचित्य है, उनको सबको इसमें समाहार कर लिया, उनको बाह्य उपादान मान लिया और रस और ध्वनि दोनों का उन्होंने समन्वय कर दिया। इस प्रकार अगर हम ये कहें कि काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों में काव्य की आत्मा के रूप में अगर रस सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है तो ध्वनि सिद्धांत भी अपना महत्व जोरदार तरीके से रखता है। आगे जब हिंदी के काव्य शास्त्री आए उन्होंने ही रस ध्वनि और रस और ध्वनि का जो संबंध थे उनमें से रस को उन्होंने मुक्त कराया। नहीं तो संस्कृत में तो ये चलता ही रहा कि ध्वनि और रस का संबंध आपस में जुड़ा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ध्वनि जो है वह भी एक आंतरिक ही तत्व साबित होता है। बाकी रस के काव्य की आत्मा साबित होने के बाद बाकी सारे संप्रदायों को, बाकी सारे सिद्धांतों को, बाकी सारे तत्वों को बाह्य तत्व साबित कर दिया था रस ने और रस ही केवल एक आंतरिक तत्व बचा था। पर ध्वनि भी अंत तक आंतरिक तत्व के रूप में बचा रहा। ध्वनि सिद्धांत की यही महत्ता है और इसके बाद ध्वनि सिद्धांत जो है वो अपना महत्व बनाए रखता है। आज भी ध्वनि सिद्धांत का महत्व अक्षुण्ण है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।